नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के सेशन पे हम ज्योग्राफी का डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो इसको हम दो पार्ट्स में बांट करके पढ़ सकते हैं। एक इंडियन ज्योग्राफी है आपकी, और दूसरी वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ आपकी फिजिकल ज्योग्राफी। तो हम आज के सेशन में इंडियन ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे, और हमारा जो फोकस होगा या हमारा जो पढ़ने का तरीका होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। अभी तक जो आपने पढ़ा होगा उसके अंदर पहले आप थियरी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स करते हैं और फिर अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। लेकिन आई होप अगर आप किसी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो आपने पहले भी ज्योग्राफी पढ़ रखा है, और नहीं भी पढ़ रखा है तो जिस मेथड से मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहा हूं, अगर इस मेथड को आप फॉलो करते हैं तो नो डाउट आप किसी भी एग्जाम में बैठे ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपकी ग्रिप में रहेंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। पहली बात, आपके पास एक एटलस होनी चाहिए, और दूसरी बात, जब भी आप बैठें या जब भी आपके पास समय हो तो आप मैप के साथ खेलना शुरू करें। एटलस हो उससे मैप के साथ खेलना शुरू करें, या फिर आपके पास जिस कमरे में आप रहते हो उसमें भारत का नक्शा हो या वर्ल्ड का मैप हो, इन दोनों मैप से डेली अपने आप को इंटरेक्ट करें। और डेली आप पूछें कि कौन सा प्लेस कहाँ पर है, क्योंकि जितनी बार आप मैप देखेंगे उतना चीजें आपको याद होंगी। और ज्योग्राफी अगर पढ़ना है और उसे समझना है और उस पर पकड़ बनानी है तो मैप ही एक ऐसी चीज है जो ज्योग्राफी पे आपकी पकड़ बना सकती है। तो मैं आपको बताता हूं हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। इस सेशन के अंदर हम ज्योग्राफी के अलग अलग क्वेश्चंस लेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और उनके एक्सप्लेनेशन के माध्यम से पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। देखो, मैं आपको एक चीज के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि यदि आप इस पूरी सीरीज को कवर करते हैं तो इसके माध्यम से अगर हूबहू क्वेश्चन नहीं भी मिलता है आपको एग्जाम में, तो भी आपके जितने भी क्वेश्चन है वो बड़े आराम से हो जाएंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ही इतनी अच्छी तरीके से किया जाएगा। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत की अवस्थिति पाई जाती है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में या दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में। तो इसके लिए पहले हमें मैप को समझना होगा, और मैप में कौन सा गोलार्ध किसे कहा जाता है ये देख लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है आप पूरे क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से समझ जाएंगे। देखिए, ये मैप है, ठीक, ग्लोब है। ग्लोब पे आप यहाँ पर एक 0 डिग्री लाइन देख रहे होंगे, ठीक है, जिसको आपको विषुवत रेखा कहते हैं। और ये अगर आप देखें तो ये जो है आपकी मानक समय रेखा है, ये भी एक 0 डिग्री लाइन है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, जबकि ये आपकी वर्टिकल लाइन है। तो जो आपकी वर्टिकल लाइन है इन्हें आप कहते हैं देशांतर, ठीक है, और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है इन्हें आप कहते हैं अक्षांश। ठीक है, तो अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो 0 डिग्री अक्षांश है, जो 0 डिग्री अक्षांश है, इसके पैरेलल जितनी भी आपकी लाइनें दिखेंगी वो आपकी अक्षांश रेखाएं होंगी, और जो आपकी वर्टिकल लाइंस की जितनी भी पैरेलल लाइनें दिखेंगी वो आपकी देशांतर रेखा होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका एक सेंटर बनता है, यहाँ पर अगर आप देखें तो 0 0 हो गया मान के चलिए। यहाँ से अगर आप देखें तो ये आपकी इक्वेटर हो गई। ये आपके पूरे मैप को दो भागों में बांटती है, क्योंकि जब आप मैप देखते हैं तो उसमें ये ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, और ये आपका साउथ हो गया। ठीक, तो अब इंडिया को अगर आप देखें इक्वेटर से तो ये आपका नॉर्थ में है। ठीक है, पहली बात तो नॉर्थ मिल गई, और उसके बाद भी अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा ईस्ट की ओर है। तो यहां से आपका जो इंडिया की एग्जैक्ट पोजीशन है वो आपकी क्या हो जाती है, नॉर्थ ईस्ट हो जाती है, मतलब उत्तर पूर्व हो जाती है। तो जो हमारा इसका सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, हमने ग्लोब पर भारत की अवस्थिति देख ली। मैंने आपको पहले भी इंश्योर किया है कि जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसके बिहाफ पर हम डिस्कशन करेंगे, और एक एक चीजों को, यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैंने पिकअप किए हैं पीवाईक्यू के ही हैं, लेकिन उन्हें इस तरीके से क्रमबद्ध रखा है कि चीजें आपकी क्रमबद्ध तरीके से आपको पूरी पता चलती रहे। ठीक है, अब यहाँ पर भारत की अवस्थिति पूछ रहा है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट जो भारत की एग्जैक्ट पोजीशन है, जो अक्षांश देशांतर मैंने आपको बताया उस लोकेशन पर कहाँ है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी है, तो हम पहले मैप के माध्यम से इसको पूरा समझते हैं और फिर डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, अगर आप देखें, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आप मैप देखें पहले ये डिसाइड कर लें, ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये साउथ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो भारत है वो इक्वेटर के ऊपर है, मतलब इक्वेटर के ऊपर मतलब नॉर्थ के साइड है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखें तो एक पॉइंट ये आपका पश्चिमी बिंदु होगा, ये आपका पूर्वी बिंदु होगा, ये आपका उत्तरी बिंदु होगा, और ये आपका मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु होगा। लेकिन यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यहीं पर अंडमान निकोबार का एक सेक्शन यहाँ पर भी पड़ता है। तो ये जो है 6 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर है नॉर्थ। इस चीज को आपको और ध्यान रखना है, ठीक है ना,
क्योंकि आप इक्वेटर के ऊपर हैं और इक्वेटर के जो ऊपर वाला रीजन है ये नॉर्थ कहलाएगा और जो इक्वेटर के दक्षिण वाला क्षेत्र है ये साउथ कहलाने वाला है और इक्वेटर को आप 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इतना अगर आपको क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं। अब ये मुख्य भूमि भारत है। मुख्य भूमि भारत का अगर आप दक्षिणतम बिंदु देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। ठीक है, अब आप ईस्ट में आते हैं तो ईस्ट का जो है पॉइंट आपको अगर आप देखते हैं 97 डिग्री 8 मिनट, सॉरी 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट ये आपका ईस्ट हो जाएगा। क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो ऐसी जो लाइनें हैं ये आपकी देशांतर लाइनें हैं, ये आपकी पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब होंगी। ठीक है, वही जो आपकी अक्षांश लाइनें होंगी या उत्तर में होंगी या फिर ये दक्षिण में होंगी। क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर के पैरेलल है, 0 डिग्री के पैरेलल है, ये ईस्ट हो जाएगा। और यहां पर जो आपकी लाइन है ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है, यहां पर ये 37 डिग्री 6 मिनट आपका नॉर्थ हो जाएगा। तो ये आपका प्रॉपर भारत का अगर देखें तो चारों जो बिंदु हैं मुख्य भूमि के वो यहाँ पर दर्शा दिए गए। और साथ ही अगर जैसे अंडमान निकोबार वाला जो ये रीजन है यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट के है, जिसको आपको इंदिरा पॉइंट करके आप नाम जानते हैं। चलो उसी के साथ ये भी देख लेते हैं, इसे आप इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये आपका कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है, ये आपका गुहार मोती के नाम से जाना जाता है और इसको सर क्रीक के नाम से भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो इसके लिए आप भ्रमित मत होइएगा। ठीक है ना, ये आपका किबूथू के नाम से जाना जाता है और ये आपका इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये आपके 4 पॉइंट्स हो गए। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। और स्पेशली जो मैंने आपको बताया पूर्वी अक्ष, ये आपका देशांतर वाली दोनों बिंदुएं और ये जो आपके अक्षांश बिंदुएं हैं, इन सब पॉइंट्स को आपको याद करके रखना है क्योंकि इसके बिहाफ पर आपको मल्टीपल क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, एक चीज आपको और यहाँ पर एडिशनल बता दूं, अगर मैं यहाँ से नॉर्थ से साउथ के पूरी डिस्टेंस को अगर मैं करता हूं 3214 किलोमीटर और यहाँ पर ईस्ट से वेस्ट की अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं भारत की जो अक्षांशीय स्थिति, अगर मैं आपसे पूछूं कि अक्षांश कहां से कहां तक है, तो अक्षांश आपका यहाँ पर अगर आप देखें जो अक्षांशीय स्थिति है वो आपकी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक देखने को मिलेगी। वहीं देशांतरीय अगर विस्तार आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसी के आधार पर अगर जब मैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जब वहां एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको तो बताऊंगा कि इसी के आधार पर जो भारत का मानक समय निकाला जाता है वो इसी के आधार पर निकाला जाता है। ठीक, एक एडिशनल चीज मैं आपको और बता दूं, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये भारत में अगर जो मानसून परिवर्तन होता है या गर्मी सर्दी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जब भी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो हमेशा जो क्लाइमेटिक चेंज होता है भारत में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। वही जो देशांतर रेखाएं होती हैं तो ये जो है आपके ये टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि समय का क्या है, किस तरीके से समय बढ़ेगा, किस तरीके से घटेगा, ये सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने आंसर की। अब भारत की अवस्थिति की बात कर रहा है तो अक्षांशीय अवस्थिति यहाँ पर क्या कह रहा है, अक्षांश की स्थिति जो है आपकी 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण, यहाँ पर देखो दक्षिण दे दिया, आपको यहीं पर इसको छोड़ देना है। अक्षांश आपका दक्षिण में है ही नहीं, भारत का जो अक्षांश है वो नॉर्थ में है, तो आपको सिर्फ उत्तर वाले आंसर उठाने हैं जिसमें उत्तर है वो वाले। ठीक है, दक्षिण में जितने अक्षांश है उनको आप पहले काट दीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी दक्षिण, इसको भी काट दिए। अब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण, यहाँ पर दक्षिण आ गया, अक्षांश दक्षिण में भारत का है ही नहीं, इसको भी काट दीजिए। बचा आपके पास कौन, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ये आपका एग्जैक्ट सही आंसर बैठ गया। अब देशांतर विस्तार की बात कर लें, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहने वाला है। यदि आपको इस सवाल के एक्सप्लेनेशन में अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ कंफ्यूज हो रहा है तो आप फिर से एक बार देखिएगा,
क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ जाता है, क्योंकि इसमें 4 डेटा है और चारों डेटा को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें उत्तर दक्षिण ये नॉर्थ और साउथ वाला पॉइंट जो है इसको लेकर के हमेशा फंसा देता है। ठीक है, मैं इसी के लिए फिर से आपको एक बार क्लियर कर दूं कि जो 0 डिग्री आपका अक्षांश है, इसके जो नॉर्थ वाला सेक्शन है ये नॉर्थ डिग्री में चलेगा, और जो इसके साउथ वाला है ये आपके साउथ डिग्री में चलेगा, और जो भारत की अवस्थिति है वो नॉर्थ में है। ठीक है, तो वहां पर हम कभी भी साउथ वाले अक्षांश की बात ही नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर दक्षिण अक्षांश को देखो इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको तुरंत काट देना है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब यहाँ पर आ गया, भारत की अवस्थिति को हमने देख लिया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इक्वेटर था, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ था, इक्वेटर के नीचे साउथ था। हमारा जो इंडिया है वो इक्वेटर के नॉर्थ में है, तो नॉर्थ ईस्ट के लेकर के हमारी भारत की एग्जैक्ट लोकेशन थी, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दी। अब बात करते हैं कर्क रेखा की, कि निम्नलिखित किन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल। ये कोट वाला आंसर है, इसको एक बार हम समझ लेते हैं, मैप से पूरा देख लेते हैं। देखिए ये हमारे प्यारे भारत का मैप है। यहाँ पर यदि आप कर्क रेखा देखें तो कर्क रेखा, अब जैसे थोड़ा सा एक बार और बता देता हूँ, ये ग्लोब है आपका। ठीक है, बीच में आपका 0 डिग्री इक्वेटर है, ये आपकी विषुवत रेखा हो जाएगी। यहाँ पर आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ, जो नॉर्थ है ये आपकी क्या है? कर्क रेखा है। और जो 23.5 डिग्री साउथ है ये आपकी मकर रेखा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कर्क रेखा जो है वो आपके कहां से गुजरती है? भारत से गुजरती है। और भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। ठीक है, ये 8 राज्य हैं, इनको क्रम से याद करके रखना है आपको। 23.5 डिग्री नॉर्थ की जो बात करी कर्क रेखा की, ये आपकी कर्क रेखा है। ठीक है, इसको आपको क्रम से याद रखना है कि पहले कौन है? गुजरात, गुजरात के बाद कौन आएगा? राजस्थान, राजस्थान के बाद कौन आएगा? आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड, फिर आपका वेस्ट बंगाल, फिर आपका क्या हो जाएगा? त्रिपुरा, और फिर आपका मिजोरम हो जाएगा। तो इनके 8 के क्रम को आपको याद करके रखना है। ठीक है ना, क्योंकि क्रम भी पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओ सॉरी, पहले इसके आंसर को लगा लें। तो इसमें त्रिपुरा जो है वो ऑलरेडी होकर गुजर, सॉरी, ठीक, त्रिपुरा से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही। मणिपुर से नहीं, मिजोरम से होकर गुजरती है, तो मणिपुर को आप काट दीजिए। मिजोरम से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही। वेस्ट बंगाल से भी होकर गुजरती है, ये भी सही। तो 1 2 4, 1 2 4 आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर ये सही होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा दूं, वो क्रम आपको हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहले गुजरात होगा, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड, झारखंड के बाद आपका वेस्ट बंगाल, फिर आपका त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद आपका मिजोरम। इन 8 का पूरा क्रम याद करके आपको रखना है। ठीक है ना, अभी आप ये मत सोचना कि मैं बार बार क्यों एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूं। देखो, जब बार बार किसी चीज को रिपीट किया जाएगा तो वो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है ना, चीजें आपको रिकॉल होना स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि इससे मिलते जुलते बहुत सारे प्रश्न क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने एक टॉपिक से एक ही प्रश्न लेने का प्रयास किया है, और उससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सके उनको पूरा क्लेरिफाई करने की कोशिश की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न स्थानों में से किसे सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होंगी? अनुलंबित का मतलब जो आपकी सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, भारत के किस रीजन तक वो मैक्सिमम पड़ सकती हैं और कहाँ के बाद वो नहीं पड़ेंगी। तो इसके लिए आपको एक बार भारत का मैप देखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ इसको पूरा। देखिए कॉन्सेप्ट, ये मैंने अभी आपको बताया कि जो आपकी कर्क रेखा है वो यहाँ से कुछ ऐसे गुजरती है। ठीक है ना, 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज और एक्सप्लेन किया था कि इक्वेटर है 0 डिग्री पे, फिर उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपको कर्क रेखा देखने को मिल जाएगी, और 23.5 डिग्री साउथ में आपको मकर रेखा देखने को मिल जाएगी। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो सन की लाइट होती है जो सीधा पड़ती है वो इसी बीच में पड़ेगी। मतलब 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23 डिग्री साउथ तक, मतलब सॉरी 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ तक कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही
सन लाइट जो है वो आपकी डायरेक्ट पड़ने वाली है और इसके बाहर कहीं नहीं पड़ने वाली। ऐसा भी नहीं कि हमेशा पड़ने वाली है, हाँ समय के साथ इनका स्थान बदलेगा, लेकिन मैक्सिमम ये डायरेक्टली अगर कहीं जा सकती है तो 23.5 डिग्री नॉर्थ तक और साउथ में 23.5 डिग्री साउथ तक। ठीक है, तो भारत के जो एकदम साउथ का और नॉर्थ का अगर रीजन देखें तो भारत तो नॉर्थ में आता है क्योंकि ये आपका इक्वेटर हो गया। तो जो सन की लाइट्स होंगी वो इसके नीचे ही पड़ेंगी, इसके ऊपर नहीं आ सकती। तो इसके ऊपर जो भी स्टेट होगा हमारा वो हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या है, निम्न स्थानों पर किसे सूर्य की अनुलंबित किरणें नहीं प्राप्त होंगी। मुंबई आपके महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है तो यहाँ प्राप्त होगी। चेन्नई अगर आप देखने जाएं तो ये तमिलनाडु में पड़ा है, यहाँ पर प्राप्त होगा। तिरुवनंतपुरम में भी प्राप्त होगा। लेकिन श्रीनगर की बात करें तो ये आपको 37 डिग्री के आसपास देखने को मिल रहा है, मतलब 23.5 डिग्री के काफी ऊपर। तो यहाँ पर सनलाइट नहीं प्राप्त होने वाली। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। अब यहां पर आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जैसे मैं अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में समझा करके आ रहा हूं कि भारत का जो एक्चुअल विस्तार है कितने से कितने अक्षांश और कितने से कितने देशांतर के बीच है, मैंने आपको यह भी बताया कि जो देशांतर होता है वो समय निर्धारण करने का काम करता है। वहीं जो अक्षांश होगा आपका वो आपके जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनको निर्धारित करने का कार्य करेगा। ठीक है, तो जो देशांतर है आपका ये किसको, समय को निर्धारित करने का काम करेगा। तो यहां पर देखो देशांतरी विस्तार की ही बात कही जा रही है। अब आपको पहले बताना होगा कि भारत का देशांतरी विस्तार क्या है। तो अगर आप ध्यान दें तो गुजरात में आपको 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में चले जाते हैं तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब यहां पर आपका सवाल उठता है कि जो मध्याह्न रेखा है ये है क्यों। तो पहला अगर इसका हम आंसर निकालें तो इसके होने का कारण है कि भारत को एक यूनिक टाइम जोन देना, जिससे पूरे भारत का समय एक ही तरीके से चले। ऐसा ना हो कि पता चले गुजरात में दूसरा टाइम चल रहा है, मध्य प्रदेश में आए तो तीसरा टाइम चल रहा है, फिर आप अरुणाचल प्रदेश में जा रहे हो वहां चौथा टाइम चल रहा है। ऐसा ना हो, एक समानता बनी रहे और देश में कह सकते हो कि समय का जो संतुलन है वो बना रहे। ऐसा ना हो कि कोई अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से बात करे कि जैसे साउथ में जा रहे हो या नॉर्थ में जा रहे हो तो वेस्ट में जा रहे हो तो रिपोर्ट का टाइम अलग है, ईस्ट में जा रहे हो तो रिपोर्ट का टाइम अलग है, ऐसा कुछ ना हो। तो इसके लिए जो हमने मध्याह्न रेखा चुना। अब मध्याह्न रेखा हमने चुना किसको, ये भी निर्धारित करना होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, जो हमारा पश्चिमी बिंदु है और जो पूर्वी बिंदु है इनका ले लिया हमने एवरेज। इनका क्या कर दिया हमने, एवरेज। 68 और 97 को जब आप जोड़ते हैं और इसका कर देते हैं एवरेज तो 15 ये हो जाएगा 10 68 165/2। और जब आप इसको काटते हैं तो 8 दूनी 16 और फिर 2 दूनी 4 और फिर ये क्या हो जाएगा 5, 82.5 डिग्री की बात कही जा रही है। और ये कहां पर है पूरा टाइम जोन, ईस्ट की बात कही जा रही है। तो इसी के लिए जो है आपका 82.5 डिग्री सॉरी 30 मिनट, ये जो आपका 5 की बात कही जा रही है वो 30 मिनट की बात होती है, 30 मिनट ईस्ट, यही जो है आपका मध्याह्न रेखा कहलाता है। ठीक है, ये यहाँ पर कौन सा है 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। ठीक है ना, पूर्वी ही आपको ध्यान रखना है। ठीक, और ये होकर कहां से गुजरती है, आपके मिर्जापुर के पास से, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, क्यों है मैंने आपको ये भी बता दिया, और क्यों इसी को चुना गया ये भी बता दिया गया। क्योंकि जब आप जैसे ये भारत का मान चलिए, ऐसे समझिए ये भारत का आपके विस्तार है, ये आपका पूर्वी पॉइंट है, ये पश्चिमी हो जाएगा। जब हम इसका एवरेज ले लेंगे तो हमें बीच का एक सेंटर मिल जाएगा और उसी सेंटर को हम अपने मेन टाइम को मानेंगे और इसी के आधार पर पूरे भारत का जो टाइम पीरियड है उसको निर्धारित कर दिया जाएगा। दैट्स व्हाई हमने मध्याह्न रेखा रखी। ठीक है, अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। जो 22.5 डिग्री है ईस्ट, ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये आपके टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसका क्रम आपको जरूर याद रखना है। यूपी, यूपी के बाद आपको कहाँ पहुंचना है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आप कहाँ पहुंच जाओगे, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद कहाँ पहुंचोगे आप, आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, इस क्रम को आपको याद करके रखना है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है भूमध्य रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में,
भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो मैंने अभी आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया कि भारत की अवस्थिति कहाँ है। तो यदि आपको याद हो तो मैंने बताया कि ये 0 डिग्री है, मतलब विषुवत रेखा है, और इसका जो नॉर्थ वाला सेक्शन है, नॉर्थ वाला जो पार्ट है, यहीं पर आपका भारत लाई करता है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि भारत नॉर्थ में ही होगा, साउथ में होगा नहीं। और अभी आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही देखा कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा कहाँ पर स्थित है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है ना। यहाँ पर कर्क रेखा आपकी स्थित है। तो जो कर्क रेखा स्थित है वो भारत के मध्य से गुजरती है। तो इसका मतलब जो भारत की अवस्थिति होगी वो कर्क रेखा के उत्तर में नहीं होगी, ठीक है ना, भूमध्य रेखा के उत्तर में होगी, क्योंकि कर्क रेखा तो ऑलरेडी भारत के मध्य से गुजर रही है ना। तो ये भूमध्य रेखा हो गई। भूमध्य रेखा के उत्तर में जो है वो भारत की आपकी अवस्थिति बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं भूमध्य रेखा के दक्षिण में बिल्कुल नहीं, कर्क रेखा के उत्तर में बिल्कुल नहीं, क्योंकि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजर रही है, ठीक है ना। मकर रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा से हो नहीं सकते, क्योंकि मकर रेखा का जो विस्तार है वो आपका 23.5 डिग्री कहाँ पर है, साउथ पे है। तो वो यहाँ पर है मकर रेखा, तो वहां पर भारत है ही नहीं। फिर भूमध्य रेखा के उत्तर में, यही आपका आंसर सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है करवती और मिनिकॉय के बीच में, अमीनी द्वीप, अमीन द्वीबी और करवती के बीच में, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार के बीच में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में। देखो, अगर करवती की आप बात करते हैं तो ये आपका लक्षद्वीप की कैपिटल है, पहली बात तो आपको ये समझना है। और मिनिकॉय जो है इसके अलग अलग आइलैंड्स है टोटल ये 36 या 32 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के एरिया में है। लेकिन भारत का एक, अगर देखा जाए तो अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर के तरीके से काम करता है। मतलब रहने के लिए लोकेशन उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन डिफेंस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें, स्ट्रेटेजिक पोजीशन के पर्सपेक्टिव से आप देखें, तो भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा मैप पे एक बार देख लेते हैं, वहां से आपको अच्छे समझा पाऊंगा। देखिए, ये भारत है, भारत के ईस्ट में यदि आप देखें तो ईस्ट में अगर आप देखते हैं इस वाले सेक्शन पे, तो आपको यहाँ पर अंडमान निकोबार वाला ये वाला पूरा सेक्शन देखने को मिल जाएगा। और वेस्ट में यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको लक्षद्वीप देखने को मिल जाएगा। लक्षद्वीप की कैपिटल आपकी जो है करवती है यहाँ पर, ठीक। तो जो करवती है और जो मिनिकॉय है, इसके बीच में आपको 9 डिग्री चैनल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, 9 डिग्री चैनल देखने को मिलता है, ठीक, मिनिकॉय। और ये रहा आपका मालदीव, ये एक देश है अलग से, जहां से कुछ दिन पहले काफी विवाद भी हुआ था, तो बंद कर रहे थे। फिर बाद में जब इनकी इकोनॉमी बैठने लगी, फिर आकर के कैटरीना कैफ को फिर से ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, फिर से प्रचार करते हैं कि नहीं भाई आप हमारे यहाँ फिर से आओ। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं, बाकी सारी चीजें जियो पॉलिटिकल स्टंट्स होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 8 डिग्री चैनल की यदि आप बात करते हैं तो आपका मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है, ठीक है। 8 डिग्री जो है आपका कहाँ पर है, मिनिकॉय और मालदीव के आपके बीच में है, ठीक है ना, मालदीव के। 9 डिग्री चैनल कहाँ पर है आपका, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। अभी मैं इसको एक बार फिर से आपको रिकॉल कराऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक 10 डिग्री चैनल की बात होती है, 8, 9, 10, 3 चैनल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। 10 डिग्री चैनल क्या है आपका, लिटिल अंडमान हो जाएगा और कार निकोबार हो जाएगा। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में जो है आपको 10 डिग्री चैनल देखने को मिल जाएगा। तब यहाँ पर हम आते हैं, तो जो हमारा 9 डिग्री चैनल है वो कहाँ पर है आपका, करवती और मिनिकॉय के बीच में है। कहाँ पर है, करवती और मिनिकॉय के बीच में है। अब आपको फिर से मैं एक बार रिकॉल करा दूं, सबसे नीचे आपका क्या है, 8 डिग्री चैनल, फिर उसके ऊपर आपका 9 डिग्री चैनल, और फिर थोड़ा सा ऊपर आप आइए 10 डिग्री चैनल, ठीक है। 3 चैनल आपको हमेशा याद रखने हैं। तो 8 डिग्री जो चैनल है ये आपका मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है, ठीक है। फिर 9 डिग्री मिनिकॉय और करवती के बीच में है, ठीक। वही जो 10 डिग्री चैनल है ये आपका कार निकोबार और आपका लिटिल अंडमान के मध्य, ठीक है ना। तो ये 3 चैनल्स आपको याद रखने हैं, 8 डिग्री, 9 डिग्री एंड 10 डिग्री। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग है, मतलब 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, अंडमान निकोबार, निकोबार सुमात्रा, मालदीव, लक्षद्वीप, सुमात्रा या जावा, ठीक है। अब इसको समझते हैं। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि हमें 3 चैनल्स याद रखने हैं, एक 8 डिग्री, दूसरा 9 डिग्री और तीसरा जो है वो 10 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर अगर मोटा मोटा देखें तो आप अंडमान और निकोबार के मध्य, अंडमान और निकोबार के मध्य 10 डिग्री है। लेकिन अगर इसके अंदर भी अगर थोड़ा डिटेल में आप जाते हैं तो लिटिल अंडमान और
कार निकोबार के मध्य आपका जो है ये 10 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री को हम फिर से एक बार रिकॉल कर लें, यहाँ पर आपको मालदीव देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको मिनिकॉय देखने को मिल जाएगा। 9 डिग्री की बात करते हैं तो मिनिकॉय और करवती के बीच में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर 10 डिग्री के बारे में पूछा गया है, तो 10 डिग्री का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु या दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या पॉइंट कालीमर। अब देखो, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताया था, जब मैं भारत की अवस्थिति बता रहा था, वहां पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो भारत कुछ मैप ऐसा है, ये इसका मुख्य भूमि का पार्ट है। लेकिन यहीं पर कुछ ऐसे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर एक दूसरा पार्ट है जो आइलैंड के रूप में है, अंडमान निकोबार के रूप में। तो यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर जो है आपको इंदिरा पॉइंट देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। और इसका अक्षांश क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ की साउथ नॉर्थ। क्यों? क्योंकि भारत के संबंध में जितने भी अक्षांशीय विस्तार की बात की जाएगी वो सारे नॉर्थ में होंगे, क्योंकि भारत स्थित कहाँ है? नॉर्थ में। यहाँ पर क्या है आपका? 8 डिग्री 4 मिनट। ये क्या होगा? आपका नॉर्थ होगा। ये आपका कन्याकुमारी है, ठीक है। ये आपका इंदिरा पॉइंट है और ये आपका कन्याकुमारी है। तो इसमें सुदूर सबसे दूर जो है दक्षिणी बिंदु की अगर आप बात करते हैं तो आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और अगर मुख्य भूमि से पूछता है, इससे मुख्य भूमि से, तब आपका जो है कन्याकुमारी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय। मतलब अब हम उन क्वेश्चंस पे आ रहे हैं जिसमें भारत के जो भी पड़ोसी राज्य हैं या फिर पड़ोसी देश से हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा देश है जो भारत के पड़ोसी हैं, कितनी सीमा भारत उनके साथ साझा करता है, ये सारी चीजें हम प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब भूटान की यहाँ पर बात की जा रही है, तो यदि आप ऐसे भारत का मैप देखें तो ऐसे कुछ यहाँ सिक्किम रहता है, फिर ऐसे जाता है, फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका भूटान ऐसे देखने को मिल जाता है, ठीक है। भूटान 699 किलोमीटर इसकी सीमा भारत से साझा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं एक एक चीज को, जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में प्रॉपर डिस्कस करता चलूंगा, इनको आप एक जगह कलेक्ट करके रखिएगा, या फिर जब मैं थियोरी की क्लासेस पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको सारी चीजें एक जगह मिलेंगी, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन क्वेश्चंस के बिहाफ पे जितनी चीजें रिक्वायर्ड होंगी मैं सारी चीजें आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको पड़ जाएगा सिक्किम, यहाँ पर पड़ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे कट के आता है, ये आपका वेस्ट बंगाल होता है, और यहाँ पर जो है आपका असम होता है, ठीक है। तो सिक्किम भी है, पश्चिम बंगाल भी है, असम भी है, लेकिन मेघालय नहीं है। क्यों? क्योंकि असम के नीचे यदि आप देखें तब आपको मेघालय आकर देखने को मिलता है। असम के नीचे ऐसे यहाँ पर आपको मेघालय देखने को मिलेगा, ये मेघालय है। और मेघालय जो है आपके भूटान से कभी भी बॉर्डर साझा नहीं करता। तो जिस ऑप्शन में 4 ना हो वही हमें लगा देना है। तो इसमें पूछ रहा है भूटान से नहीं मिलती, किसकी नहीं मिलती? मेघालय की नहीं मिलती। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं कौन कौन है, कितनी सीमा साझा करके रखे हैं, इसके बारे में भी एक बार हम प्रॉपर चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, ये वाला अगर आप रीजन देखें यहाँ पर, तो ये जो है पूरा आपका ऐसे भूटान है, ठीक है, जिसकी 699 किलोमीटर की जो सीमा है वो भारत से साझा होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो यहाँ से जो है आपको ये वाला पूरा जो बेल्ट है ये आपका म्यांमार है, ठीक है। कौन है आपका? म्यांमार, जो कि आपके 1600 लगभग 43 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर ये बॉर्डर साझा करता है। ये आपका नेपाल है, ठीक है। नेपाल की अगर आप सीमा देखें तो ये जो है 1750, आप याद रखना 1751 किलोमीटर टोटल, ठीक है ना। 1750 ऐसे कह रहा हूँ कि राउंड फिगर रहेगा तो आपको लगभग याद रहेगा। 17 नेपाल, 16 म्यांमार, 699 किलोमीटर कौन है? भूटान, ठीक है। इसके बाद यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर आपका ये पूरा चाइना वाली बेल्ट हो जाती है, जिसकी टोटल अगर आप देखते हैं चाइना वाला, यहाँ भी चाइना है और इस बेल्ट पर भी चाइना है। तो चाइना के यदि आप टोटल देखते हैं 3488 किलोमीटर, ठीक है। यहां पर अगर आप देखते हैं तो ये है आपका बांग्लादेश, ठीक है। इसके साथ जो है सबसे लंबी बॉर्डर, भारत की सबसे लंबी बॉर्डर अगर किसी देश के साथ साझा होती है तो वो है बांग्लादेश।
40-96 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो पाकिस्तान, जो भारत का सबसे बड़ा सिरदर्द है एक तरीके से देखा जाए, तो पाकिस्तान की अगर आप बात करते हैं तो ये जो है 33-23 किलोमीटर ये बॉर्डर साझा करता है। यहाँ पर छोटी सी जो आधिकारिक मानी जाती है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, 106 किलोमीटर। ठीक है, ये आपके टोटल चीजें हो गई। अब एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि कौन सी रेखा किस देश के साथ लगती है और इसका निर्धारण कब किया गया था, ये चीज भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे म्यांमार की अगर आप बात करें तो म्यांमार 1935 में ही भारत से अलग कर दिया गया था, उसके साथ कोई रेखा वैसे साझा नहीं करती है। ठीक है। बांग्लादेश की यदि आप बात करते हैं तो यहाँ पर जीरो लाइन भी कहा जाता है, और अगर देखें तो रेड क्लिफ की तरीके से है। रेड क्लिफ की अगर आप बात करें, रेड क्लिफ वाली जो है वो 1947 में बनी थी, जो पाकिस्तान के यहाँ, क्योंकि पहले बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान का ही पार्ट था, तो रेड क्लिफ के तरीके से आप ये समझिए, ये जो है रेड क्लिफ के द्वारा बनाई गई थी कब, 1947 में। और जो अफगानिस्तान के साथ हमारी बॉर्डर लगती है, इसे जो है हम कहते हैं डूरंड रेखा। क्या कहते हैं? डूरंड। कब बनाई गई थी? 1896। ठीक है। चाइना के साथ जो हमारी बॉर्डर लगती है उसे हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। ठीक है ना। आई थॉट ये 1914 में ये निर्धारित की गई थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, इनकी बॉर्डर लगती है, कितनी बॉर्डर लगती है, ये आपको जरूर याद रखना है। भूटान से कितनी बॉर्डर साझा होती है, चाइना से कितनी बॉर्डर साझा होती है, ये आपको याद रखना है। और कौन सी रेखा को क्या कहते हैं, मतलब जैसे भारत चाइना के मध्य कौन सी रेखा एग्जिस्ट करती है, पाकिस्तान के साथ कौन सी रेखा एग्जिस्ट करती है, अफगानिस्तान के साथ कौन सी एग्जिस्ट करती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक चीज आपको थोड़ा सा और ध्यान देना है, यहाँ पर जो है आपको दो चीजें और आपको ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर जो है आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ पर जो है आपको क्या मिल जाएगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और यहाँ पर जो है LOC। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको मैं भारत का मैप थोड़ा सा डिजाइन करने की कोशिश करता हूँ ऐसे, ये आपका भारत का ऐसे ईस्ट वाला रीजन है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये आपका क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश, फिर आपको पड़ जाएगा नागालैंड, फिर इसके बाद नीचे क्या है, मणिपुर, और फिर यहाँ पर जो है आपका मिजोरम। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, असम नागालैंड की बात कही जा रही, ठीक है, साझा होती है, मिजोरम से भी साझा होती है, अरुणाचल प्रदेश से भी साझा होती है, लेकिन असम के साथ हमारी बॉर्डर साझा नहीं होती है, किसकी? म्यांमार की। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं फिर से एक बार पूछूं, म्यांमार के साथ भारत की सीमा कितनी लगती है, तो आप बताएंगे 1653 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी, 1640 किलोमीटर, 40 से 43 किलोमीटर बनता है, 1643 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? इसके लिए भी आपको मैप लगेगा, मैप से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, जब आप देखते हैं भारत का मैप तो ऐसे कुछ ऐसे सिक्किम का होते हुए, हाँ, अरुणाचल प्रदेश का होते हुए ऐसे चला आता है, फिर ऐसे होकर के ऐसे एक छोटा सा कट निकलता है, फिर ऐसे होता है यहाँ पर, ऐसे होकर के ऐसे चला जाता है। ठीक, यहाँ पर आपका क्या पड़ जाता है, आपका बांग्लादेश। ये जो है आपका त्रिपुरा है, ये क्या है आपका, त्रिपुरा है। यहाँ पर आपका भूटान है, यहाँ पर आपका म्यांमार है, यहाँ पर आपका चाइना है, ये आपका बांग्लादेश है। अगर आप देखें मेघालय, मेघालय आपका किसके साथ लग रहा है, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर आपका मेघालय है। पूछ क्या रहा है, एक राज्य है जो तीन तरफ से, कहां से, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, वो आपको यहां दिख रहा है, ये त्रिपुरा वाला पोर्शन। यहां भी बांग्लादेश है, यहां भी बांग्लादेश ही है, लेकिन ये त्रिपुरा जो है बीच में अलग से अंदर से बांग्लादेश में गया हुआ है।
आपको दिखेगा, तो इसी को जो है यहाँ पर सही आंसर माना जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर से मैं एक बार आपको रिकॉल कराऊं, बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा कितनी है? 40-96 किलोमीटर। म्यांमार के साथ कितनी है? 1643 किलोमीटर। और भूटान के साथ कितनी है हमारी? 699। चाइना के साथ कितनी है? 3488 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं? ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं कोस्टल। और फिर उसमें से भी एक क्वेश्चन तब मजेदार हो जाता है जब पूछता है कि पूर्वी तट पे कितने राज्य हैं और पश्चिमी तट पे कितने राज्य हैं। ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो 9 राज्य आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन पूर्वी तट पर और पश्चिमी तट को दोनों को जोड़ के जब देखेंगे तो उसमें एक कॉमन स्टेट निकल जाता है। दैट्स वाई टोटल 10 देखने को मिलते हैं। चलो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, फिर ये गोवा 3, कर्नाटक 4, केरला 5, तमिलनाडु 6, आंध्रा 7, सॉरी 7, उड़ीसा 8, वेस्ट बंगाल 9। मतलब टोटल कितने हैं? 9 है। ठीक है, 9 स्टेट्स है हमारे कोस्टल एरियाज पे। अब उसके बाद हम ईस्टर्न कोस्ट पे देखते हैं कितने हैं। 1, 2, 3, 4। ईस्टर्न कोस्ट पे कितने हो गए? 4। वेस्टर्न कोस्ट पे चलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। वेस्टर्न कोस्ट पे कितने हैं? 6। अब देखो आपको 10 देखने को मिलेंगे, लेकिन है कितने? 9। तो आपके पूर्वी जो तट है उस पर आपको 4 राज्य देखने को मिलेंगे, पश्चिमी तट पर आपको 6 राज्य, क्योंकि इन दोनों के मध्य आपका तमिलनाडु जो है वो एक तरीके से कॉमन राज्य है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच, भारत चीन के बीच। तो अभी मैं कुछ देर पहले आपको बताया कि जो रेड क्लिफ लाइन है 1947 में, कब? 1947 में सर रेडक्लिफ के द्वारा बनाई गई, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य एक विभाजन रेखा का कार्य करती है। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस बन सकते हैं कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी लाइन है, तो यहाँ पर आप 38 डिग्री नॉर्थ की बात कर लीजिए। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच यहाँ पर 49 डिग्री नॉर्थ की बात कही जाती है। और वहीं भारत चीन के मध्य यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर मैकमोहन रेखा है, कब बनाई गई थी? 1914 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय प्रातः 5 बजे है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? 5:30, 6, 6:30 या 7? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। मैंने भी आपको कुछ देर पहले बताया कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहां से कहां तक है। जब आप इसको समझ जाएंगे तो इसका आंसर बड़े आराम से निकाल लेंगे कि क्या होगा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बड़े आराम से इस तरह के कोई प्रश्न आ जाए, 5 बजाए कि 10 बजाए, 6 बजाए कि 11 बजाए, कोई बजाए, अब निकाल लोगे। लेकिन पहले आपको स्थिति पता होनी चाहिए, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने बताया कि जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के कहाँ तक है आपका? सॉरी, अक्षांशीय नहीं, देशांतरी विस्तार की बात कही जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय प्रातः 5 बजे है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या है होगा? 5:30, 6, 6:30 या 7? देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात की थी कि भारत का जो अक्षांश कितना है या फिर देशांतरी विस्तार कितना है, इस चीज को पहले हम देखते हैं एक बार। देशांतरी विस्तार, ठीक है, क्यों? क्योंकि समय का निर्धारण करने का काम जो है वो देशांतर के पास है। वही जो अक्षांश है ये आपकी क्लाइमेटिक चेंज, फिर उसके बाद जो है कितनी सूरज की रेखाएं पड़ रही, कहाँ पड़ रही, ये इस पर निर्धारित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट
ईस्ट तक है। ठीक है, यदि आप इसका एवरेज लेते हैं, ओ सॉरी, इसका अंतर लेते हैं कि कितना है, कितना विस्तार है भारत में देशांतरी रेखाओं का, तो लगभग लगभग जो है आपको 29 का अंतर मिलेगा। इसको लगभग पैरेलल यदि आप लेके चलते हैं तो 30 का आप अंतर मान के चलिए। कितने? 30 अक्षांश का अंतर 30 देशांतर का अंतर जो है आपको भारत के पश्चिमी से पूर्वी के मध्य है। पूरब से पश्चिम के मध्य जो भारत की देशांतर रेखाएं हैं, उसमें टोटल 30 देशांतर रेखाएं हैं जो भारत के मध्य से गुजर रही हैं, भारत में से। अब थोड़ा सा हम कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप देखें तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में जो हमारी अर्थ होती है वो 360 डिग्री रोटेट करती है। क्यों? क्योंकि अगर आज 5 बजे सुबह हो रही है तो कल 5 बजे फिर से सुबह होगी। मतलब अर्थ एक बार रोटेट करके फिर से उसी जगह पे घूम रही है। तो जो 360 डिग्री जो है पूरा रोटेशन कंप्लीट होता है एक दिन में। तो ये 24 घंटे में 360 डिग्री, तो एक घंटे में कितना पूरा होगा? एक घंटे में यदि आप देखें तो 360 बटे 24, लगभग इस ये जो है आपका कट के आ जाएगा 15। कितना? 15 डिग्री। मतलब एक घंटे में आपकी जो देशांतरों का अंतर होता है वो 15 का हो जाता है। मतलब 15 देशांतर एक घंटे में चेंज होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, और टोटल कितने हो रहे हैं? 30। मतलब 2 घंटे का अंतर आएगा। कहां से? पूरब से पश्चिम की ओर यदि आप बढ़ते हैं, मतलब अरुणाचल प्रदेश से यदि आप पश्चिम की ओर जाते हैं गुजरात या महाराष्ट्र के पास, तो लगभग 2 घंटे का अंतर आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय कितने बजे हुआ है? 5 बजे के लगभग। तो 2 घंटे का अंतर आ रहा है। तो पश्चिम में आप जब आप जाएंगे सौराष्ट्र में, तो वहां पर कितने बजे हो जाएगा आपका? 7 बजे। सौराष्ट्र की अगर आप बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र वाला रीजन है, वो पूरा सौराष्ट्र के रूप में पहले कंसीडर किया जाता था, बाद में फिर अलग हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है? झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इसके लिए पहले आप बताइए कि कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजर रही है। क्रम के साथ बताना है। जब आप इसको बता देंगे तो आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारी कर्क रेखा हो गई। अब बताइए कितने राज्यों से होकर गुजरती है? टोटल 8 राज्य। ठीक है, कर्क रेखा पर कौन आता है सबसे वेस्ट में? यहाँ पर आता है गुजरात, फिर आता है राजस्थान, फिर आता है आपका मध्य प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद कौन आता है? त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद कौन आता है? मिजोरम। ठीक है, तो झारखंड ऑलरेडी कर्क रेखा पर है, मिजोरम भी कर्क रेखा पर है, और त्रिपुरा भी कर्क रेखा पर है। लेकिन यदि आप मणिपुर की बात करें तो जैसे ये मैप आपका जो अरुणाचल पूरा हमारे नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन का है, अगर आप ऐसे मैप देखते हैं, ठीक, तो यहां पर आपको मिजोरम देखने को मिल जाएगा। इसके जस्ट ऊपर जो है आपको मणिपुर देखने को मिलता है। मणिपुर, यहां पर आपको नागालैंड, और ये वाला जो रीजन है आपके अरुणाचल प्रदेश। तो जो मणिपुर है वो आपके मिजोरम के जस्ट ऊपर है। ठीक है, पूछ क्या रहा है? कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो उत्तर में कौन स्थित है? आपका मणिपुर स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलान बिंदु है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन ये। यदि भारत यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? पहली बात तो आपको समय को समझना होगा। सॉरी, पहले प्रश्न को हम एक बार समझते हैं। यामोत्तर मतलब जो भारत का 82.5 डिग्री वाली बात कही जा रही है, 82 डिग्री 30 मिनट, कौन सा है आपका? ईस्ट। जो भारत का मानक समय है, यामोत्तर ये है भारत का जो मानक समय है, उस पर कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। ठीक है, तो 120 पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? इसके लिए करना क्या पड़ेगा? 120 में से आप 82.5 को माइनस करिए। 82.5 को क्या करिए? माइनस करिए। जब आप इसको माइनस करेंगे तो 5 यहाँ पर हो जाएगा, 9 इधर हो जाएगा 7। ठीक है, और 7 यहाँ पर क्या हो जाएगा?
11, 11 में से 8 गया 3, 37 डिग्री और 37.5 डिग्री की बात कही जा रही है। कितनी? 37.5 डिग्री की बात कही जा रही है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 15 अक्षांश अगर चेंज होता है, 15 डिग्री चेंज होता है तो 1 घंटे का अंतर आता है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो रहा है? 37। तो इसको हम 15 के स्लॉट में तोड़ते हैं। 37, 37.5 की बात कही जा रही है ना, 37.5। इसको हम करते हैं 30 प्लस 7.5। ठीक है, तो 30 का मतलब 2 घंटे हो गए। अब अगर आप 15 का आधा करते हैं तो लगभग आपको आधे घंटे की बात और हो जाती है। आधे घंटे की बात, ये आधे घंटे मतलब 30 मिनट और हो गया। तो यदि कुल अंतर की बात करें तो 2 घंटे 30 मिनट का अंतर आ रहा है। मतलब यहां पर अगर 12 बज रहे हैं तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आपको 14 या 14.5 बजने वाले हैं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। किस राज्य में औसत समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु स्थित है? अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, जैसे कि ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है और ये आपका समुद्र तल है। मान के चलिए कोई ऐसी सरफेस है जो इस समुद्र तल के नीचे है, समुद्र तल के नीचे है, तो ये उस स्थान का नाम पूछ रहा है। ऐसा कौन सा स्थान है जो समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाले बिंदु पर हो, मतलब नीचे से नीचे बिंदु पर हो। यदि आपने बहुत सारी रील देखी होगी जिसमें एक क्षेत्र दिखाया जाता है जहां पर सिर्फ सड़कें या घर दिखते हैं, बाकी जो खेत वगैरह रहते हैं पूरा पानी से ढके रहते हैं, काफी सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। वो आपका कहां पर है? केरल में है। कहां पर है? केरल में। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्योदय दिखाई देता है? अभी मैंने बताया भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य होगा वहीं पर सूर्योदय सबसे पहले दिखेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट करती है, जैसे ये हमारी अर्थ है, इसका रोटेशन कुछ ऐसा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो जो यहाँ पर पॉइंट होगा, जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु होगा, सबसे पहले सनलाइट के प्रेजेंस में आएगा। ठीक है ना? तो जो पूर्वी बिंदु है भारत का सबसे, वहीं पर सबसे पहले सूर्य की किरण पड़ने वाली है। तो हमारा सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा पॉइंट है वो? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। पॉइंट का नाम क्या है? किबीथू। ठीक है, बाकी इसके आगे जो भी क्वेश्चंस हैं उस पर हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद।